गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 12 की फिजिक्स में। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में हमने लास्ट तक पहुंच चुके हैं, लगभग एंडिंग आने वाला है इस चैप्टर का। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा द्विध्रुव की, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। द्विध्रुव क्या होता है? जब द्विध्रुव की बात करी थी हमने, तो हमने ये बोला था कि एक कोई ऋणावेश है और एक कोई धनावेश है। दोनों अगर एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो ये जो निश्चित दूरी होती है उसको हमने 2L नाम दिया था, और इससे बनने वाले कण को हमने द्विध्रुव बोला था। इसके अलावा एक निकला था द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है पीछे दर्शाते हैं। P बराबर क्या होता है कि किसी भी इनके मध्य बिंदु से नहीं, इसकी पूरी जो दूरी होती है, इनके मध्य दूरी, इस दूरी को किसी आवेश से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? फिर हमने बात करी थी द्विध्रुव आघूर्ण x के ऊपर निरक्ष के ऊपर। अब करेंगे x निरक्ष। x क्या होती है? इनकी जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं x। ये होता है इसका मूल बिंदु, जो कि इन दोनों का मध्य बिंदु होता है, और इसकी मूल बिंदु के लंबवत और x के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं निरक्ष। हमने x के ऊपर निकाल लिया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण x पर कितना आया था याद करो। देखो ये था और एक ये था, तो इसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिला था कितना, वो विद्युत क्षेत्र कितना मिला था। देखो इसके कारण अगर देखोगे तो यहाँ बिंदु पर बाहर की तरफ आएगा, इसके कारण इधर की तरफ आएगा। क्लियर है? तो वो लगभग आया था आपका 2p अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई r स्क्वायर, जो कि आपका था l को हमने छोटा माना था, तो क्या आया था r क्यूब के इक्वल आया था। किसके इक्वल आया था? r क्यूब के इक्वल आया था। अब हम करेंगे आगे कि आगे इसके अंदर कितना आता है, निरक्ष के ऊपर कितना आएगा। चलिए बात करते हैं निरक्ष की। तो हेडिंग लगाइए, निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष का मतलब क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जो है उसकी निरक्ष जो होगी। तो हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं। माना दो आवेश -q तथा +q 2L दूरी पर रखे हुए हैं तथा इनके निरक्ष के किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता E है। तो अगर E है तो क्या होगा? देखो इधर ये मैंने मान लिया एक कोई बिंदु आवेश है जो कि माइनस का Q है। इस -q से इतनी दूरी के बाद ये जो बिंदु आवेश है वो +q है, और इनका जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु क्या है यहाँ पे, जो कि L और L दूरी पर स्थित है। अगर मुझे इसकी निरक्ष बनानी है तो ये निरक्ष होगी।
इस निरक्ष के ऊपर कहीं पर भी आप ले लो, कहीं पर भी एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु की दूरी कितनी है, r है। उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है q। कौन सा बिंदु है, q। तो इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा दूं, ये बिंदु हो गया q। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और जिस भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पे हम क्या मानते हैं, वहां पे ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है जिसका मान क्या है, धनात्मक है। एक धनात्मक परीक्षण आवेश मान करके हम चलते हैं। तो अगर ये धनात्मक होगा और ये धनात्मक है, तो इस धनात्मक का मैं इस पूरे को ही ऐसे बना रहा हूं ताकि बिंदु बन जाए। क्लियर है। इसको भी यहां से हटा करके क्या बना दूंगा, मैं बिंदु बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये अगर x है तो इस अक्ष पर इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा। देखो इधर, ये धनात्मक, ये धनात्मक, धनात्मक से विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। तो मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है जिसके कारण E1 लग रहा है। क्लियर है। और ये जो बिंदु है वो ऋणात्मक वाला है। इस ऋणात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। यानी हमने पहले पढ़ा था ये धनात्मक है तो बाहर निकलती हुई होगी विद्युत बल रेखाएं, ऋणात्मक है तो इसमें अंदर आती हुई। तो क्या होगा, ये ऋणात्मक है तो अंदर आती हुई, और अगर अंदर आएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, जो कि क्या है, E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। बिंदु Q की O से दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। क्लियर है। तो मैं यहां और लिख सकता हूं, माना बिंदु Q की O से दूरी r है तथा धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, धन आवेश के कारण। किस पे, प्लस Q पे। E1 है तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो निरक्ष पर कुल क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E निरक्ष पर। देखो इसमें दिशा के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप दिशा के साथ जोड़ते हो तो E जो होगा, निरक्ष की बात करूंगा तो वो E1 प्लस E2 होगा। बोलो, E1 प्लस E2 बार होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। E1 और E2 बार होना चाहिए, मतलब E1 वेक्टर E2 वेक्टर किस पे होगा, निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मुझे पहले E1 वेक्टर निकालना पड़ेगा और E2 वेक्टर निकालना पड़ेगा कि E1 कितना है और E2 कितना है। क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु को मैंने बोल दिया A है, इस बिंदु को मैंने बोल दिया B है। अब देखो, जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें उनके मध्य दूरी का पता होना चाहिए। दूरी अगर पता है तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकता हूं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी है Q से B तक की, वो और Q से A तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस त्रिभुज की देखोगे तो यहां से यहां तक L है और ये क्या है, R है। ये L है और ये R है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, देखो इधर, त्रिभुज OBQ में जो BQ है
BQ का स्क्वायर बराबर होना चाहिए OB का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। क्लियर है? तो BQ क्या है यहाँ पर? BQ निकालना है। OB क्या है? L है। OQ क्या है? R है। तो BQ का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर, OB L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अगर मैं BQ की बात करूं तो BQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट L प्लस R स्क्वायर। और अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसका है, इसका भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं इसको AQ के बराबर लिख सकता हूं। यही बराबर है किसके? A और Q के। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। यहां तक हमने कुछ नहीं किया है, ये वाली दूरी फाइंड आउट करिए और इस दूरी का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये भी कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब लिखिए धन आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 का मान कितना आ जाएगा? E1 बराबर, E1 का अगर मान निकालोगे तो E1 का मान आएगा कितना आएगा? देखो K गुणा Q बटा R स्क्वायर होता है। R क्या है यहाँ पे? दूरी। दूरी क्या है? BQ। तो मैं लिख सकता हूँ BQ का स्क्वायर, और BQ का स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर है। तो E1 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणा Q बटा BQ की जगह लिखूंगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये E1 का मान आएगा जिसको मैंने समीकरण नंबर 2 दिया है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको पूरे को उतार लीजिए, पूरे को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। डायग्राम में अभी मैं चेंज करवाऊंगा, सो रिक्वेस्ट है कि डायग्राम को जगह दे, थोड़ी सी, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाएं। चलो, तो हमारे पास E1 का मान आया, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। E1 का मान आया है, कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर 1 हमें मिला था। क्लियर है? अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं एक बार। आगे देखो, अब हमें E1 का मान तो मिल चुका, E2 का मान निकालते हैं। तो E2 का मान क्या आ जाएगा? बिंदु Q पर ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है। तो E2 का मान क्या होगा? E2 बराबर होना चाहिए वही K गुणा Q, क्योंकि देखो आवेश Q यहाँ पर है और Q ही यहाँ पर है। ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो Q ही होगा अपॉन AQ का स्क्वायर। AQ का स्क्वायर क्या था? अभी अभी हमने निकाला था। तो E2 बराबर K गुणा Q बटा AQ का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है। तो ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि E2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E2 का मान होना चाहिए, जो कि अपना समीकरण नंबर 3 होगा।
ये 2 नंबर था। क्लियर है? E1 का मान ये आया था, E2 का मान ये आया था। अब इसके ऊपर निकालनी है तीव्रता बिंदु के ऊपर। अब देखो एक ही बिंदु पे एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। अगर दोनों अलग अलग दिशा में है तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु के घटक लेने पड़ेंगे। घटक लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। तो अगर घटक लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर E1 है तो E1 का मैं यहाँ पे FBD बना रहा हूं। FBD का मतलब है इसका मुक्त अवस्था चित्र। तो ये बिंदु है Q, कौन सा है, Q, और Q के ऊपर ये लग रहा है आपका E1। क्या लग रहा है, E1। तो इस E1 का इस दिशा के अंदर अगर कोण ये थीटा है, ये थीटा था तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, E1 cos थीटा। तो E1 cos थीटा आएगा तो ये मैं बोल सकता हूं E1 cos थीटा आ रहा। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो तो इसका ऊर्ध्व घटक यहाँ पे आ जाएगा E1 sin थीटा। कितना आ जाएगा, E1 sin थीटा, जो कि ये वाला हो जाएगा ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये E1 के बारे में बात की अभी तक। अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 यहाँ पर है, ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो E2 जो इस दिशा में है E2, इस E2 का यहां से कोण बन रहा है थीटा, तो उसको ऊपर लिख देता हूं मैं E1 cos थीटा। तो इसके कारण इसी लाइन पे यहां बनेगा E2 cos थीटा। क्या बनेगा, E2 cos थीटा। और इसकी अगर ऊर्ध्व घटक की बात करोगे तो देखो ये थीटा इधर था तो ऊर्ध्व घटक ऊपर की तरफ, इसकी दिशा इस नीचे की दिशा में थी इसलिए ऊर्ध्व घटक भी नीचे की दिशा में होगा, जो कि कितना है, E2 sin थीटा। कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो यहाँ पर इसके लिए इधर आया था E2 cos थीटा, तो नीचे की दिशा में आएगा क्या, E2 sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अरे बोलो, नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं करने जा रहा हूं यहां से नीचे से, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो इसके अंदर अगर देखोगे तो इसके दोनों घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। इधर E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है, E2 sin थीटा नीचे की तरफ है। E1 और E2 का परिमाण देखो, E2 का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। E1 का परिमाण भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r² प्लस L²। यानी दोनों के मान क्या है, समान है। तो समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि E1 का परिमाण, E1 व E2 दोनों का परिमाण समान है। दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2। E1 का परिमाण और E2 का परिमाण क्या है, समान है। तो इसका जो E1 sin थीटा होगा वो E2 sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र, और कुल विद्युत क्षेत्र देखो, इसको अगर मैं दिशा देता हूं तो दिशा क्या होगी, प्लस का जे कैप, नीचे की तरफ दूंगा तो माइनस का जे कैप, प्लस का जे कैप और माइनस का जे कैप दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E बराबर
E1 यानी E sin थीटा माइनस E sin थीटा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 किसके बराबर है? E के बराबर है। E के बराबर है तो E बराबर क्या आ जाएगा? 0। कौन सा E है? वर्टिकल वाला। E वर्टिकल का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इसका ऊर्ध्व घटक क्या हो गया? 0 हो गया। ऊर्ध्व दिशा में निरक्ष के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो इसको एक बार बनाओ, जल्दी से बनाओ। डायग्राम आपने बना रखा होगा। इधर देखो, अगर ऊर्ध्व घटक में बराबर है तो मैं अगर बात करूं क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में इक्विलिब्रियम लगाओगे तो कितना आ जाएगा? E हॉरिजॉन्टल बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? अगर E1 और E2 बराबर है, E1 का मान E2 का मान, दोनों मान अगर बराबर है तो क्षैतिज दिशा में जो आपका E का मान होगा वो कितना होना चाहिए? 2 गुणा E गुणा cos थीटा। 2 गुणा E गुणा cos थीटा। और E का मान आप समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में देखते हो तो दोनों में क्या है? एक समान है। दोनों में एक समान है तो इसका मान मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा? बराबर है जो कोई सा भी रख दो, तो EH बराबर 2 गुणा E का मान रखो। E का मान कितना आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। गुणा में क्या आ जाएगा? cos थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो ये आपका आ गया क्षैतिज घटक का मान। क्लियर है? उधर वाला उतार लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। तो देखो अपना जो चित्र था वो चित्र कुछ इस तरीके से था। ये माइनस Q, ये प्लस का Q, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा x होती है। इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में जो रेखा होगी वो निरक्ष हो रही थी, और इसके इस बिंदु पे अपने को ज्ञात करना था। तो थीटा का मान ये आ रहा था, इसका मान R आया था, इसका मान L आया था, और ये था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, यही था। अब यहाँ पे हमें चाहिए cos थीटा। cos थीटा चाहिए तो इस चित्र से आपको निकालना पड़ेगा cos थीटा, और cos थीटा के लिए आपने एक सूत्र रट रखा है, लाल बटा कक्का। इसमें cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब आधार ये हो गया, कर्ण का मान ये हो गया। इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ लिख सकता हूं cos थीटा बराबर, आधार क्या है? L के बराबर है, क्योंकि चित्र आपने पहले बना रखा है, कॉपी के अंदर ड्रॉ कर लिया है। तो आधार यहाँ पे क्या है? L के बराबर है। कर्ण क्या है? R स्क्वायर बट्टा L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में है तो मैं इसको घात लिख रहा हूं 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में जब भी होता है तो उसको घात 1/2 लिख सकते हैं। तो ये मान हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब क्षैतिज घटक कितना आ जाएगा? EH बराबर 2 गुणा Q, और इसकी अगर दिशा दर्शानी हो आपको तो दिशा कौन सी आ रही थी? देखो यहां पर ये वाली दिशा आ रही थी, लेकिन उसका द्विध्रुव किधर है? द्विध्रुव इस दिशा में बन रहा है, यानी P जो होती है द्विध्रुव की दिशा होती है, और ये उसकी विपरीत दिशा में है। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? P कैप माइनस का, कौन सा होगा? माइनस का P कैप। तो 2 गुणा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बातें तो अपने पास पड़ी है। cos थीटा का मान हमने निकाल लिया, तो वो आ जाएगा L बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात
1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और अगर ये 1/2 आ रहा है तो देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। लेकिन P बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण को हमने लिखा था 2 गुणा, देखो एक ही द्विध्रुव है, एक ही द्विध्रुव, दोनों रे, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 2l। 2l दूरी को गुणा कर देंगे आवेश से, किसी भी आवेश के परिमाण से, तो हमें मिल जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। और इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे रखोगे तो P बराबर क्या आ जाएगा? 2ql। P बराबर 2ql होता है, तो 2ql। इन तीनों राशियों की जगह आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। इन तीनों राशियों की जगह मैं P लिख सकता हूं, तो इधर देखो EH बराबर P, ऊपर लिख दिया मैंने P, नीचे आ गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, ये देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एक घात, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का आधा घात, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात एक थी, उसमें आधी और जुड़ गई, तो क्या बन गया? 1/2 घात हो गया। ठीक है, इसको सरल करते हो तो EH और दिशा कौन सी है? माइनस की PK, यानी उल्टी दिशा में होगा जिस दिशा में द्विध्रुव था। तो EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 2 और 1 3 हो गया, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। और दिशा कौन सी हो जाएगी? माइनस की PK। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब हमने वही बात कि जो लंबाई है ये L और ये है R, R का मान लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक मानते हैं, जो कि हमने लास्ट में भी माना था जब हमने X में किया था। द्विध्रुव के कारण X के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तब भी हमने यही किया था। और द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे निकाल रहे हैं, तब भी मैं यही करूंगा कि R, यदि R बहुत ज्यादा है किससे? L से। R अगर बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? L को मैं नगण्य मान सकता हूं। L को नगण्य मानने पर, L को नगण्य मानने पर, अगर L को नगण्य मानोगे मतलब क्या हो गया? EH का मान बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर की घात 3/2। कौन सी दिशा में? माइनस P की दिशा में। ये r की घात 3/2 है, तो बचेगा क्या? EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P कितना है? P रहेगा, r का हो जाएगा क्यूब, कौन सी दिशा हो जाएगी? P क्यूब, P कैप माइनस। क्लियर है? ये हो गया अपना क्षैतिज घटक। और हमने ऊर्ध्व घटक का मान निकाला है, वो कितना आ रहा है? 0। क्षैतिज घटक आपने निकाल लिया, ऊर्ध्व घटक का मान 0 था। अगर आपको बिंदु Q पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है द्विध्रुव के कारण, तो लिखिए बिंदु Q पर द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? कुल विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर EH प्लस EV। और EV का मान कितना आया था? 0 आया था। EV का मान 0 था, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो E होगा कुल विद्युत क्षेत्र कहां पर? निरक्ष पर। तो निरक्षीय विद्युत क्षेत्र बराबर आएगा इसके EH के। तो E निरक्षीय बराबर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R क्यूब और माइनस का PK। यानी
इसका मान जो होगा, परिमाण जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब होगा। दिशा जो होगी वो द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होगा। जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है उसकी अपोजिट दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र। कहां पे, निरक्ष पे। क्लियर है। x पे किधर आया था, जिस दिशा में विद्युत द्विध्रुव था। x के अंदर कैसे आया था, देखो ये था और ये था, इन दोनों की x बनी थी और इसी दिशा में हमें क्या मिला था, विद्युत क्षेत्र मिला था। क्लियर है। तो यहाँ पर उल्टा आ रहा है और वहां पर उसी दिशा में मिला था जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण था। तो एक बार इसको लिख लीजिए और यही आपका फाइनल मान होगा निरक्ष के ऊपर। और x का मान जो था वो कितना आया था, इसका 2 गुना आया था, याद होगा। चलो, तो इसके कुछ बिंदु है, कंक्लूजन है कि हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, x पे क्या आया, निरक्ष पे क्या आया। तो 2 बिंदु है छोटे छोटे, देखो इधर हमने ये देखा है कि E जो x पे है वो कितना होता है, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब होता था। ठीक है। और E जो निरक्ष पे आया था, निरक्षीय, उसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब है। यानी E जो x पे होगा वो 2 गुना होगा किसका, E निरक्ष का। यानी निरक्ष पे जितना मान होगा विद्युत क्षेत्र का उसका 2 गुना होगा x के ऊपर। ठीक है बात। और अगर आप एक बात करो तो E जो होता है द्विध्रुव के कारण, E विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी r की 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन जब आपने एकल आवेश की बात करी थी, द्विध्रुव मतलब 2 आवेश एक जोड़ी में है, और द्विध्रुव अगर एक ही था, जब आपका आवेश एक था तो सिंगल आवेश के कारण ये क्या आया था, r² के समान व्युत्क्रमानुपाती आया था। और यहाँ पे r के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राइट डाउन कर लीजिए इसको।